गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को भी उपजाया जाता था। अर्थात कुछ फसलें ऐसी थी, जैसे जो है तो ये जल्दी तैयार हो जाती है, तो ऐसी फसलें उगाई जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अर्थात कुछ लड़ाइयाँ ऐसी थी जो पाने के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। अर्थात जो सरदार होते थे वो कुछ धन को तो अपने पास में रख लेते थे और कुछ पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति में दिया जाता था। अर्थात ये उनके विधि विधान थे, इस तरीके से वो करते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। अर्थात जो लोग थे वो ऐसे व्यक्ति को सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और युद्ध वो अच्छी तरीके से करता हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे अपन, जिनमें ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, की तरह यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। अर्थात ये लोग क्या कहलाते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। दूसरे लोग थे राजा। एक तो पुरोहित हो गए, दूसरे हो गए राजा। ये राजा वैसे ही नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, अर्थात इसको शासक बनाया जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा है विष, जिसे वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय में तुम जो 5वां अध्याय है उसमें पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। इनमें से पुरुजन या विषजन, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अर्थात जो आर्य नहीं थे और जो इनके विरोधी थे उनको दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, अर्थात जो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, उन्हें दस्यु कहते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय में दास अर्थात दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कभी भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, तो हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग भाग है वहाँ कैसे, जैसे इसमें है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण नाम जिसे महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे।
ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, अर्थात जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता था वहाँ पर लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। कई बार पुरातत्वों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, अर्थात इनसे हम पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से उनकी कब्रें होती थी। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करें। गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सब चीज़ें हैं इसमें। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काली मिट्टी के बर्तनों पर ब्लैक एंड रेड बेड के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने, ये सब भी उन कब्रों में मिली है। लोगों की सामाजिक जो असमानताएं हैं उनके बारे में हम बात करें तो लोगों की जो सामाजिक असमानताएं हैं उनके बारे में हम पता करेंगे अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। ठीक है।